हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ किसे कहते हैं। इसके 6 अंग कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, वीटो पावर क्या है, लीग ऑफ नेशन क्या था। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में ये देखेंगे कि भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है, क्या आने वाले समय में भारत को वीटो पावर मिल सकती। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन क्या था। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, तो क्या हुआ कि लोग ये सोच रहे थे कि ज्यादा 1 महीना 2 महीना, अरे 1 साल ही तो चलेगा, इससे ज्यादा थोड़ा चलेगा ये। लेकिन वो युद्ध 5 साल तक खिंचा। जब वो युद्ध चल रहा था उसी दरमियान लोग ये सोच रहे थे कि यार ये युद्ध तो हमने शुरू कर दिया, अभी रुकेगा कैसे। उसी टाइम पे कुछ देश ये भी सोचने लगे थे कि अब हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो हमारे बीच में मध्यस्थ का काम कर सके। अगर कहीं पर युद्ध हो रहे हो तो उन्हें रोक सके, क्योंकि युद्ध तो शुरू हो गया, कोई रोकने वाला ही नहीं था। होते होते इसी तरीके से वो 5 साल तक खिंच गए। इस वजह से लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस करने लगे जो सभी देशों के लिए काम करे और सभी देश उसकी बात माने। तो पहला विश्व युद्ध तो खत्म हो गया 1919 में। इसके बाद 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के द्वारा एक संगठन की स्थापना करी गई जिसे हम बोलते हैं आजकल लीग ऑफ लीग ऑफ नेशन का मुख्य कार्य क्या था कि जो देश आपस में लड़ रहे हैं इनके बीच के युद्धों को रोकना। चाहे वो कोई से भी देश हो, वे आपस में ना लड़े, उनके बीच में युद्ध ना हो। मेन पर्पज इसका ये था। साथ में ये खाद्य ऑर्गेनाइजेशन, फूड ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से भी काम करता था, श्रम संगठन की तरीके से भी काम करता था, मतलब श्रमिकों के लिए भी काम करता था ये। लेकिन 1939 में जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। देखो, मेन पर्पज क्या था लीग ऑफ नेशन का कि हम युद्ध नहीं होने देने के। लेकिन भाई साहब, यहां पे तो दूसरा युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अब जो इसका मेन पर्पज था वो तो गया, खत्म हो गया वो तो एकदम, है ना। क्योंकि ये जिसके लिए बनाया गया था, जिस पर्पज के लिए बनाया गया वो पर्पज ही ये पूरा नहीं कर पाया, तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। लेकिन जब जापान के 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, कौन कौन से थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर जब बम गिराए गए तो दूसरा विश्व युद्ध फिर इसके बाद खत्म हो गया। उन बम का नाम बताना क्या था जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। परमाणु बम था, लेकिन उनका एक निक नेम दिया गया था, वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना। दोस्तों, जब बम गिरा दिए दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा बोला गया भाई साहब हमें जरूरत है, वाकई में हमें जरूरत है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरे विश्व के लिए काम करे। लीग ऑफ नेशन तो अपना काम कर नहीं पाया, लीग ऑफ नेशन तो अपना मतलब जो जिसके लिए बनाया गया था वो उसमें खरा ही नहीं उतरा। लीग ऑफ नेशन का काम हो गया खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो पूरे विश्व के लिए काम करेगा और वो फेल नहीं होने का। तो उन्होंने नाम सुझाया संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशन। तो कोई अगर एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि ये जो संयुक्त राष्ट्र नाम रखा गया था, यह नाम सुझाया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। कहां के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और रूस के राष्ट्रपति स्टोलिन और यूके के प्रधानमंत्री चर्चिल, इन तीनों की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा मतलब महाशिखर सम्मेलन हुआ और उनके द्वारा एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पर मोहर लगा दी गई। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका बनाया क्यों गया था। देखो, मेन पर्पज मैं भी बता दूं, इसका काम क्या था, युद्ध को रोकना। इसका भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भी काम क्या था, युद्ध को रोकना, बातचीत से मसलों को सुलझाना, तीसरे विश्व युद्ध से बचना। ये तीसरे विश्व युद्ध को रोकना ही यूएनओ का क्या था, काम था। लेकिन अभी तक तो देखो ये अपने उद्देश्य में सफल हुआ, अभी तक तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं, आगे का पता नहीं, देखते क्या होता। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये बनाया गया। 51 सदस्य थे जिनके द्वारा मतलब 51 सदस्य 51 देशों के द्वारा लीग ऑफ नेशन पर हस्ताक्षर करे गए। शुरुआत में कितने थे, 51, बाद में अब कितने हैं, 193। वह सदस्य कौन बना, दक्षिणी सूडान। याद रखियो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो अब टोटल सदस्य 193, पहला 51। अब इसकी भाषा देख लो,
देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की दो भाषा कौन सी हुई, एक तो इंग्लिश, दूसरी क्या है फ्रेंच, दूसरी क्या है फ्रेंच। हालांकि चार भाषाएं और है, कौन कौन सी, एक तो रसियन हो गई, रसियन, चीनी अरबी, रसियन, चीनी, अरबी और स्पेनिश, इसे भी मान्यता प्राप्त है। ये चार भाषाएं हैं जो अदर है, इन्हें भी मान्यता प्राप्त है। तो इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, चीनी, अरबी और स्पेनिश, ये यूएनओ की भाषा तुम बोल सकते हो। तो देखो मैंने तुम्हें यूनाइटेड नेशन की भाषा समझा दी, सदस्य समझा दिए, स्थापना क्यों हुई थी ये भी मैं तुम्हें बता चुका। अब मेन चीज देखो इसका बजट। देखो इतना बड़ा संगठन है, इसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, बजट की जरूरत तो पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हर 2 वर्ष के बाद बजट का अनुमोदन किया जाता और इसके बजट में जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ कोई देश तो है नहीं, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए जो फंड, इसके लिए जो बजट आता है वो जो देश देते हैं उससे ही अपना काम चलाता। जैसे इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती वो कौन देता है, इसमें सबसे ज्यादा फंड कौन देता है, यूएनओ में वो देता है यूएसए। नहीं तो इसमें यूएनओ के अंदर यूएसए की दादागिरी चलती क्योंकि वो सबसे ज्यादा पैसा देता है इसमें। इसके बाद आता है तुम्हारा जापान और इसके बाद आता है जर्मनी, जापान और जर्मनी। तो 3 देश याद रखना। भारत की 1% हिस्सेदारी होती है इसके बजट में, जितना भी इसका बजट आता बस इतना तुम याद रख लो। और संयुक्त राष्ट्र का अपना एक फ्लैग भी है, झंडा भी है, जैसे देशों का होता है, जैसे हमारा तिरंगा ऐसे ही इसका एक झंडा भी है, उसे तुम देख सकते हो, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। दोस्तों इसके झंडे से, फ्लैग से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके, तो इसे इग्नोर मत करना। तो अब हमने जान लिया कि ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई थी। अब इसके ये देख लो कि ये इसके जो 6 अंग है कौन कौन से, ये भी एक एक करके इन्हें डिटेल में जानेंगे। अब हम देखो पहला क्या हो गया, महासभा, दूसरा प्रान्यास परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, ये इसके अंग हो गए। अब इन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम महासभा के बारे में कि महासभा क्या है। देखो हमारी जैसे संसद होती, इसे बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोला जाता इंग्लिश में इसे, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, महासभा। 193 इसके जितने यूएनओ के सदस्य हैं उतने ही इसके सदस्य हैं। देखो इसे संसार की लघु संसद ही बोला जाता है। जैसे हमारे देश में संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पे सारे नेतागण इकट्ठे होते और मुद्दों पे डिस्कस करते, कानून बनाते, इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा को लघु संसद बोलते हैं कि ये पूरी विश्व की पार्लियामेंट है, क्योंकि सारे देशों के प्रतिनिधि आके यहाँ पे बैठते। इसकी मीटिंग कब से कब तक चलती, सितंबर से शुरू होती और दिसंबर तक चलती, सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलती। जैसे हमारे यहाँ पे प्रस्ताव आते कानून बनाने के लिए, उनके लिए पहले क्या होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद वो फिर राष्ट्रपति के पास जाते, इस तरीके से चलता प्रोसेस। तो इसमें भी कोई प्रस्ताव है, उसमें क्या होता है, वोटिंग होती है पहले। अब वोटिंग क्या होती है, देखो वोटिंग में अगर किसी प्रस्ताव को 2/3 मत मिल गए, चाहे वो किसी देश को शामिल करना हो, वो देखो प्रस्ताव क्या होता है इसमें भी देख लो। पहली बात तो बजट होता है इसमें, महासभा का बजट, वो प्रस्ताव, या कोई नया देश इसमें शामिल हो रहा, या कुछ अदर प्रस्ताव है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके महासभा के पास भेजती, वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा अगर उसे 2/3 मत से पास कर देती तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता। 2/3 सदस्य क्या होगा तुम देख लो, 193 सदस्य हैं टोटल इसमें, इसके 2/3 तुम निकाल लो, कितने, 2/3। तो 3 6 18 और 3 चौक 12, 3 6 18, 3 चौक 12 और 2 चौक 8 और 2 6 12, लगभग 128 या 29 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के। टोटल 193, उनमें से 128 या 29, 130 मान लो, राउंड फिगर में ले लो। उतने सदस्य अगर क्या करते हैं, महासभा के किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर देते तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, जब इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही हो तो प्रत्येक देश केवल अपने 5 प्रतिनिधि वहां भेज सकता। जैसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक चल रही, हमारा देश अपने 5 प्रतिनिधि उस बैठक में भेज सकता, लेकिन जब वोटिंग होगी तो उसमें हमारा एक ही वोट रहेगा। सदस्य तो 5 रह सकते लेकिन वोट एक ही रहेगा। 1 नेशन 1 वोट के आधार पर यहाँ पर काम चलता, हर देश का एक ही वोट। तो आई होप तुम्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रान्यास परिषद के बारे में। इसे ट्रस्टीशिप भी बोलते हैं हम, ट्रस्टीशिप। देखो वो इसका उद्देश्य क्या था, इस प्रान्यास परिषद की स्थापना करी क्यों गई थी। दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये था कि वे देश जो आदिम, अल्पविकसित और बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उन देशों को विकसित करना, जितने भी विकसित देश है
उनका दायित्व है कि वे जो पिछड़े हुए देश है उन्हें विकसित करने में उनकी हेल्प प्रोवाइड करें, या जिनके पास संसाधन नहीं थे, पिछड़े हुए थे, अपना शासन खुद नहीं कर सकते थे, उन देशों को विकसित अवस्था में लाना। ये एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में बोलूं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से ही प्रान्यास परिषद की स्थापना करी गई थी। और ये काम 4 देशों को सौंपा गया। कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। इन्हें यह दायित्व सौंपा गया कि जो आदिम पिछड़े अल्पविकसित देश हैं उनमें तुम क्या करो, इन्हें हेल्प प्रोवाइड करो, इनके यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने में इनकी मदद करो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। 1994 में अमेरिका द्वारा शासित प्लाऊ द्वीप, इस द्वीप पर अमेरिका यहाँ पे इनकी हेल्प प्रोवाइड करा रहा था। इनके स्वतंत्र होते ही, प्लाऊ द्वीप के स्वतंत्र होते ही, यानी कि प्लाऊ द्वीप को जब ये घोषित कर दिया गया कि अब अपने आप अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सकता, अपना शासन खुद से कर सकता, तो क्या हो गया, इस प्रान्यास परिषद का काम खत्म हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल इसे बोलते हैं। टोटल इसमें 54 सदस्य हैं, 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता। इसकी 2 बार मीटिंग होती साल में, एक बार अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती, जुलाई में जेनेवा में होती। तो जुलाई से जेनेवा, जैसे जुलाई जैसे जेनेवा, याद रखना। और देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। इसका देखो नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि वे देश जो पिछड़े हुए हैं, या देशों के अंदर, जैसे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूं, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना इसके द्वारा करी गई। क्यों करी गई? कि बच्चे जो बहुत ज्यादा जिन्हें कुपोषण का शिकार है, सामाजिक मतलब एजुकेशन जिन्हें नहीं मिल पाती, केवल एक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बात कर रहा हूं, उनके लिए यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी। जनसंख्या और यातायात आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग को देख लो तुम। देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव समझ लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि देशों के अंदर जो गरीब पिछड़े हुए हैं उनके अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास करना, उनके आर्थिक सामाजिक विकास में हेल्प प्रोवाइड कराना, यही इसका मेन उद्देश्य है। उन्हें ये फंड भी प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें वैसे भी हेल्प देते हैं, हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम हो गया ये, याद रखना 54 सदस्य, 3 वर्ष का कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? हेग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, हेग के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और देखो दोस्तों इसका यूएनओ का हेड क्वार्टर, और देख लो ये नहीं लिखा मैंने, यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो है कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थापना हो गई 1946, 15 जज इसके अंदर आ गए। अब देखो प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता वो 9 वर्ष होता, 9 वर्ष कार्यकाल होता हर एक जज का। और 15 जज है, एक देश के 2 जज इसमें काम नहीं कर सकते। अभी मान लो भारत के कोई जज है इसके अंदर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अभी कुछ टाइम पहले दलवीर सिंह भंडारी थे ना, तो दलवीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज है, तो भारत का कोई और दूसरा जज वहां जाके मतलब इसमें अपनी सेवा नहीं दे सकता, इसका सदस्य नहीं बन सकता। केवल एक टाइम में एक ही रहेगा। 9 जज है इसमें। 2012 में दलवीर सिंह भंडारी बने थे। और कोरम देख लो, कोरम क्या है इसका? 9 सदस्य। 9 सदस्य अगर उपस्थित होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही होगी, अन्यथा इसकी कार्यवाही शुरू नहीं होने वाली। ये अपने आप में से इन 15 सदस्यों में से एक को अपना अध्यक्ष और एक को अपना उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष बने जो भारतीय थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो नागेंद्र सिंह, नाम याद रखना, नागेंद्र सिंह। इसकी भाषा देख लो, फ्रेंच और इंग्लिश इसमें भाषा काम करती, फ्रेंच और इंग्लिश जो संयुक्त राष्ट्र की भाषा वही इसकी भाषा, लेकिन यहाँ पर और अदर भी 4 भाषा नहीं है, रशियन, स्पेनिश, चीनी और अरबी, इनमें से कोई सी भाषा नहीं है और केवल 2 ही भाषा यहाँ पर काम करती। अब देख लो सचिवालय, इसे बोलते हैं सेक्रेटरिएट। इसका काम क्या होता है? जो यूएनओ की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही होती है ना, उसे संचालित करने का काम करता। पहले सेक्रेटरिएट कौन थे? नॉर्वे के त्रिगवेली थे। और अब फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इस समय कौन है? तो वे है
एंटोनियो गुतरेस, वे द्वारा उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। 2017 में वे सिलेक्ट हुए थे, 2 साल, अब उनका मतलब टर्म बढ़ गया, 2 साल के लिए हो गए वे। तो याद रखना, पुर्तगाल के निवासी, पुर्तगाल। तो अब हमने जान लिया महासभा, प्रान्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। दोस्तों, सुरक्षा परिषद को जान लेते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसे दुनिया का पुलिसमैन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि दुनिया का पुलिसमैन किसे बोला जाता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हम बोलते हैं। देखो, इसके सदस्य को 2 भागों में डिवाइड करा गया, स्थायी और अस्थायी। पहले हम अस्थायी के बारे में बात करेंगे, फिर स्थायी के बारे में। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वे 2 साल के लिए नियुक्त करे जाते हैं। उनका टर्म कितना होता है? 2 साल। और इसमें क्रम चलता है A, B, C, इस तरीके से कि इस साल ए वाले बनेंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर हमारा जो नाम किससे? आई से, इंडिया आई। तो हमारा टर्म कब आया था? 2012 में आया था आई का टर्म। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रत्येक 15 सदस्य बताए ना मैंने तुम्हें, इनमें से प्रत्येक का एक ही वोट होता है, यानी कि 2-3 अलग अलग वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सदस्य, सबका एक ही वोट गिना जाएगा। और जितने भी प्रस्ताव महासभा में पारित होते हैं, चाहे वो उसका बजट हो, किसी नए देश को शामिल करना हो, या कोई भी प्रस्ताव क्या होता है, सुरक्षा परिषद से पास होकर महासभा के पास जाता और महासभा उस पर आगे काम करती। तो सारे प्रस्ताव कहां से निकल कर आ रहे हैं? सुरक्षा परिषद से। सदस्य अस्थायी ये हो गए 10, अस्थायी देख लो ये 5 है। कौन से? यूके, यूएसए, रसिया यानी कि रूस, चीन और फ्रांस। यूके, यूएसए, रूस, चीन और फ्रांस इसके स्थायी सदस्य हैं। 1 मिनट अब यहां समझो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, देखो इनके 5 के पास क्या है? वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। ये वीटो पावर होती क्या है? इसे बोलते हैं हम निषेधाधिकार, यानी किसी चीज की रोकथाम करना। किसी चीज को रोकने के लिए वीटो पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कोई प्रस्ताव अगर पास होना तो टोटल 9 सदस्य चाहिए। 5 तो हर हाल में इनके साइन होने चाहिए, कंपलसरी है ये तो। इसमें से 4 इसमें से होनी चाहिए, तो पूरा का पूरा प्रस्ताव वो पास माना जाएगा। अब देखो, इसे वीटो पावर को और अच्छे से समझ जाओ। अजहर मसूद को भारत क्या करना चाहता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल का उसे टैग देना चाहता था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का दर्जा देना चाहता है, क्योंकि उसने भारत में बहुत सारे अटैक कराए। लेकिन हमने सहमत कर लिया यूके को, यूएसए को हमने मना लिया कि भाई साहब इसे ये आतंकवादी है यार, भारत में आतंकवादी घटनाएं कर रहा, हमारे लोगों, हमारे यहाँ पर आकर बम फोड़ रहा, बेकार, हम निपटा देंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का दर्जा दो तुम। तो हमने यूके, यूएसए, रूस, फ्रांस और चीन से यह कहा। तो ये 4 देश तो मान गए। इन 4 देशों ने बोला हाँ जी बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का दर्जा दो, ये लग भी रहा बिल्कुल आतंकवादी सा। तो क्या हुआ? लेकिन चीन ने बोला नहीं, मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का दर्जा नहीं दूंगा। कारण क्या था? देखो, कारण इसके बहुत सारे हैं। क्योंकि पाकिस्तान, चीन जो है पाकिस्तान के अंदर सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा, वरना तो चीन तो अपने बाप का भी सगा नहीं है, ये पाकिस्तान की हेल्प क्यों करता? इस पाकिस्तान के अंदर अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वो पाकिस्तान का साथ देता, चाहे पाकिस्तान सही हो या गलत हो, चाहे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, कुछ भी है, कैसी भी कंडीशन है, चीन उसका साथ देता, क्योंकि चीन के उससे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। चाइना, हालांकि चाइना की डेब्ट ट्रैप तुमने पॉलिसी सुनी होगी, श्रीलंका को इन्होंने दिवालिया बना के छोड़ दिया। भाई साहब तुम समझ रहे हो क्या होती है डेब्ट ट्रैप पॉलिसी? 1 मिनट लगेगी समझ लो। सामने वाले को इतना लोन दे दो कि उसे उतारने के लिए, मतलब सामने वाले को इतना कर्जा तुम दे दो कि उसे कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़े। तो इससे क्या होगा? उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? एक तरीके चरमरा जाएगी और वो घुटनों पर आ जाएगा, फिर तुम्हारे आगे आगे हाथ जोड़ेगा, फिर तुम उसे अपने इशारे पर नचा सकते हो। सेम कंडीशन पाकिस्तान में होती जा रही, श्रीलंका में तुमने देखा आपातकाल तक लग गया। तो ये चीज करता है कौन? चीन। तो वीटो पावर है चीन ने। देखो ये 4 देश सहमत हो गए, बाकी जो अस्थायी सदस्य देश थे ये भी सहमत हो गए थे सारे, लेकिन चीन ने बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं। चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करा, अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का दर्जा नहीं मिल सका। इसे और अच्छे उदाहरण से तुम समझना चाहते हो? देखो पहली बात तो 1 मिनट ये और समझ लो, वीटो पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने करा? रूस ने करा। रूस ना भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल करता ही रहता है। जैसे कश्मीर इश्यू हो गया, बहुत सारे इश्यू जिसमें रूस क्या करता? भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करता, कि अगर ये 4 देश भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाते तो रूस उस पर वीटो पावर ले आता और भारत का समर्थन करता। इसे और अच्छे से वीटो पावर को समझ लो एक एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम देखेंगे भारत को क्यों नहीं मिली है वीटो पावर। अभी क्या चल रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही।
लड़ाई रोकने का काम किसका था? इन भाई साहब का था, यूएनओ का। ये अभी रोक क्यों नहीं रहे? दोनों के बीच में लगभग 1-1.5 साल हो गया लड़ते हुए, है ना, 1 साल तो हो गया लगभग। ये जब से लड़ रहे हैं आपस में, इनके बीच युद्ध रुका क्यों नहीं? संयुक्त राष्ट्र का काम क्या था कि इनके द्वारा ये बोला गया था कि कोई देश अगर आपस में लड़ेंगे, पहले हम उसे समझाएंगे, और अगर वो नहीं मानता उसे हम सारे मिलकर थपड़ाएंगे, उसे फिर उसे गालों बजाएंगे। तो देखो रूस के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सका? रूस ने यूक्रेन के ऊपर अपना हमला कर दिया, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या यूएनओ हो, क्यों रूस के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए? देखो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया रूस के खिलाफ कि हम क्या करेंगे, रूस को रोकेंगे, रूस अगर नहीं मानता तो इसके बाद आक्रमण कर देंगे सब। प्रस्ताव लाया गया, यूके ने साइन कर दिए, यूएसए ने साइन कर दिए, चीन ने साइन कर दिए, फ्रांस ने साइन कर दिए कि रूस के खिलाफ हम प्रस्ताव ला रहे हैं, इसे रोकेंगे, अब नहीं मानेगा इसे मारेंगे। अब एक देश तो बच गया, कौन? रूस, जिसके मैंने बोला ना इन पांचों की सहमति जरूरी है। रूस ने बोला भाई ना, हम नहीं खेल रहे ऐसे, तुम तो हमारे खिलाफ ही प्रस्ताव ला रहे हो, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, चलो वीटो पावर ला रहा हूं। प्रस्ताव ऐसी का ऐसी रह गया, और यूएनओ खड़ा हुआ देख रहा। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय अनाज संकट चल रहा है इन दो देशों की लड़ाई की वजह से। ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं और यूएनओ बस देख ही रहा और कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही कौन देख रहा था? लीग ऑफ नेशन देख रहा था जब जर्मनी आक्रमण करता जा रहा था। ऐसे ही अब यूएनओ देख रहा। इन पांच के पास इतनी वीटो पावर है, ये अपने खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने नहीं देते, है ना। तो अब हम देखते हैं भारत के पास सुरक्षा मतलब वीटो पावर क्यों नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट दोनों तरीके से देखेंगे। पहला तो देखो एनपीटी, ये 1968 में संधि साइन करी गई थी, 1968। एनपीटी क्या थी? ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एनपीटी क्या थी देख लो, इसे कि केवल 5 देश के पास ही परमाणु हथियार हो सकता जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है, स्थायी सदस्य हैं, और किसी के पास वीटो पावर नहीं, और किसी के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये बोलती है एनपीटी। तो भारत ने इस पर साइन नहीं करे 1968 में। क्यों? भारत की मजबूरी देखो क्या थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था। तो भारत के दो बदतमीज पड़ोसी है, चीन और पाकिस्तान, वो भारत पर कभी भी मतलब भारत की ताक में रहते हैं हमला करने की। तो ऐसी कंडीशन में भारत को डिटरेंस क्रिएट करने के लिए परमाणु हथियार की जरूरत तो थी। तो भारत इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता था। देखो डिटरेंस क्या होता है, ये देख लो, 1 मिनट लगेगी। डिटरेंस होता, अगर देखो तुम्हारा कोई पड़ोसी है, वो तुम्हें बार बार क्या कर रहा, तुम्हें डराने के लिए उसने बंदूक रख रखी, जैसे तुम बाहर निकलते हो तुम वो बंदूक दिखा देता है तुम्हें, तुम थोड़ा सा डर जाते हो, लेकिन तुम्हें उसे डरा कर रखना है तो क्या करो, तुम AK-47 ले आओ। उसके पास पिस्टल है, तुम AK-47 ले आओ, घर से नहीं निकलने का भाई साहब वो फिर। तो देखो, तो ये काम भारत को डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के पास है, पता नहीं पड़ोसी देश कब हम पर आक्रमण कर दे। तो हमें क्या चाहिए था, परमाणु हथियार की जरूरत तो थी। तो इस वजह से हमने इस संधि पर साइन नहीं करे, और इसी वजह से 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में शक्ति 98 के नाम से हमने परमाणु परीक्षण भी करे, और आज हम परमाणु संपन्न देश हैं। ठीक है, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। और हमारी परमाणु पॉलिसी तुम पढ़ गए, देखो यही पता चलेगा ना हम क्या बोलते। हम ये बोलते थे जब हमने परमाणु हथियार बनाए कि हम किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे। हम याद रखना, ये नीति केवल उन देशों के लिए थी जिनके पास परमाणु बम है, कि हम किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला कभी नहीं करने के, जब तक वो हम पे ना कर दे। अगर बाई चांस अगर कोई परमाणु हमला हम पे करता तो हम उसे फिर दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये भी हमने कसम खा रखी थी। ऐसा हम करने की नहीं, कोई हम पे शुरुआत करता तो फिर हम उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये हमारा कहना था। जैसे तुम देख लो, जापान के ऊपर 1945 में गिरा दिया ना अमेरिका ने। अगर जापान के पास होता तो क्या अमेरिका उसके ऊपर परमाणु हमला करता? और हालांकि एक बात और ये समझो कि भारत ने ये तक बोल रखा कि वे देश जिनके पास परमाणु बम नहीं है, उनके पास चाहे लड़ाई हमारी उनसे हो, उनसे युद्ध हो या ना हो, हम उनके ऊपर कभी भी परमाणु हमला नहीं करने वाले। जैसे तुम बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश से अगर हमारी लड़ाई हो जाती तो हम क्या, उनके ऊपर कभी भी हम परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने के। हालांकि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा एक बात बोल दी गई थी जो परमाणु संपन्न देश है उनके लिए, कि भाई साहब तो हमसे ना बस छेड़खानी मत कर दो जरा सी भी। अब हमने अपनी परमाणु नीति बदल ली। अगर तुम्हारे पास परमाणु हथियार है और तुमने हमसे थोड़ी बहुत भी अगर छेड़खानी की तो हम तुम पे डायरेक्ट परमाणु हमला करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा भारत क्यों रखना चाहता परमाणु बम। भारत की मजबूरी है। दूसरी कंडीशन क्या थी? सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंक ट्रीटी 1996 में साइन करी गई थी। ये ट्रीटी ये बोलती कि कोई भी देश
कोई भी देश जल थल वायु यानी कि धरती पे, आकाश में और पानी के अंदर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करने का। तो यार हमने कहाँ करा परमाणु परीक्षण? इन तीनों जगह। हमने तो धरती के अंदर करा था ना, पोखरण में। हमने ना तो धरती के ऊपर करा, ना ही वायु हवा में करा, ना ही पानी में करा, हमने तो जमीन के अंदर करा था ना। तो ये तो इस ट्रीटी का तो हमने वैसे भी उल्लंघन नहीं करा। तीसरा कारण दिया जाता है कि बजट, भारत जो है, भारत का बजट बहुत कम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। देखो यूनाइटेड नेशन की जो एक अपनी फौज भी है, वो क्या करती, किसी देश में अगर अस्थिरता है वहां स्थिरता लाने का काम करती। तो उस फोर्स में अगर भारत अपने बहुत सारे सैनिक भेजता और अगर कहीं पे मतलब यूनाइटेड नेशन को जरूरत है तो वहां पे भारत हमेशा खड़ा रहता। दूसरी कंडीशन समझो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत साल भर इसे अपनी दवाई प्रोवाइड कराता है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूरी थोड़ा हम तुम्हारे बजट में देंगे तभी तुम्हें लगेगा कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से तो कर रहे हैं ना। तीसरा इश्यू है कश्मीर। चाइना ये बोलता है भारत के पास वीटो पावर अगर आएगी तो भारत कश्मीर को हथिया लेगा, क्योंकि तुम्हें पता जब कश्मीर इश्यू चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू चले गए थे कहाँ, यूएनओ में, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। चाइना ये बोलता कश्मीर इश्यू का जो मुद्दा सुलझाया जाएगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा सुलझाया जाएगा। अगर भारत को वीटो पावर हम देते हैं, भारत के विपक्ष में अगर कोई फैसला आता है तो भारत उसमें उस टाइम पे वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो चीन वालों तुम्हें हम समझा दे कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है, पाकिस्तान भी हमारा था, वो बात अलग है कि वो अलग हो गया, लेकिन कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता। तो आई होप तुम्हें सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दी गई। हमने देखो आज हमने एक मिनट ओवरव्यू ले लो, आज हमने समझा क्या क्या। यूएनओ देख लिया, महासभा, प्रन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लीग ऑफ नेशन, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन सब चीजों के बारे में हमने आज डिस्कस करा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।